दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संभव जैन और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। ये दिसंबर 2025 की आखिरी पार्ट है ये करंट अफेयर्स का, और इसके बाद ये करंट अफेयर्स की दिसंबर की कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये अपन शुरू करते हैं कथा दिसंबर की। और कल जो पिछली क्लास थी दोस्तों, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने टेलीग्राम पर भी उसको मिस्टेक को बता दिया था, मैंने कमेंट भी अपना पिन कर दिया था। वो थी आईपीएल नीलामी से रिलेटेड। गलती से मैंने आईपीएल नीलामी वाले में आपको एक चीज़ सही नहीं बताई, वो चीज़ मैं यहाँ पे अब रिफॉर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है साहब, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढना पड़ता है कहाँ चला गया ना। आईपीएल नीलामी ये क्या, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने, ये बात गलत है। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं ये, एक्चुअली में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ऋषभ पंत सबसे महंगे हैं। ठीक है, तो ये कैमरून ग्रीन जो है वो सबसे महंगे विदेशी हैं। विदेशी वर्ड थोड़ा आप इसमें घुसेड़ दो अंदर, मैं भी अपनी एडिटिंग कर ले रहा हूँ, आप भी अपनी एडिटिंग कर लेना। ठीक जनाब, मैं थोड़ा सा टेक्निकली कर लूँगा, आप लोग काट कूट के कर लेना। मैं भी सीख रहा हूँ कैसे टेक्निकली होगा, देखते हैं। ये इधर मैंने इधर खिसका दिया। आहा लो साहब, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, कैमरून ग्रीन। और अगर वैसे बात की जाए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो ऋषभ पंत है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। ओके, तो ये बात थी, बस अब हो गया। अब अपन आज से पहली खबर शुरू करते हैं आज की। और सब ठीक है? सभी लोगों को हैप्पी टेडी डे। टेडी, अरे है कि नहीं, टेडी बना लो टेडी। तो देखो अभी हाल ही में रूफ टॉप जो होता है ना, रूफ टॉप सोलर जो लगते हैं ना, सोलर जो क्या कहते हैं उसको, सोलर पैनल वगैरह जो लगते हैं, उसको उस तरीके से रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल करने में गुजरात नंबर 1 पे रहा है। तो ये न्यूज़ है, लिख लो ज़रा, हेडिंग डालो, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसमें गुजरात नंबर 1 रहा है। तो बस यही खबर है, गुजरात प्रथम स्थान पर। ठीक, गुजरात प्रथम स्थान पर। ओके, यानी रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल करने में गुजरात अपना नंबर 1 पे चल रहा है। अगली न्यूज़ दोस्तों खाने पीने से रिलेटेड है। हर बार एक रैंकिंग जारी होती है, जिसमें बताया जाता है कि खाद्य यानी खाने पीने को लेके सबसे बढ़िया शहर कौन सा चल रहा है। तो नंबर 1 जो शहर चल रहा है वो चल रहा है नेपल्स शहर है इटली का। ठीक है, इटली। तो ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है। ठीक है, तो लिख लो, वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग, वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग। ओके, अब दोस्तों खाद्य शहर रैंकिंग में अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जारी कौन करता है। तो जारी करने वाले का नाम है, जो कंपनी जारी करती है उसको कहते हैं टेस्ट एटलस। ठीक है, देख के लिखना, टेस्ट एटलस। टेस्ट मतलब ये वो टेस्ट नहीं हो रहा है पेपर वाला टेस्ट, ये होता है ना टेस्ट करके देखो कैसा है। तो ये टेस्ट एटलस है एक तरीके से, टेस्ट एटलस द्वारा जारी। ठीक है जनाब, तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे है अपना नेपल्स इटली का ये शहर है। ठीक, ये ओवरऑल तो फर्स्ट रैंक पे तो नेपल्स है। अब बात हिंदुस्तान की करेंगे, तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग आई है वो 5th रैंकिंग पे है, 5वें नंबर पे आया अपना मुंबई आया है। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे साथ ही में, 5th पे कौन है, 5th पे है मुंबई। और मुंबई कहाँ पे है, कहाँ से है, भारत से। ठीक है, तो 5वें पर मुंबई, अपना मुंबई नगरिया मेरी जान 5वें नंबर पे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी लगेगी, जो टॉप 100 है ना, टॉप 100 की लिस्ट जारी हुई है, उसमें से 6 हमारे शहर इंडिया से हैं। टॉप 100 में 6 भारतीय शहर हैं। तो ये भी लिख लो, टॉप 100 में 6 भारतीय शहर शामिल, 6 भारतीय शहर शामिल। ठीक है, इस तरीके से आपने ये भी समझ लिया। जो अगली खबर है दोस्तों, एक पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जैसे भारत रत्न मिलता है वैसे ही आजकल ये विज्ञान के लिए मिलने लगा है। और इस बार ये जो पुरस्कार मिला है वो 24 लोगों को मिला है। विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं। तो हेडिंग डालो साहब, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय
विज्ञान पुरस्कार 2025। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। तो ये दोस्तों कुल मिला के 24 वैज्ञानिकों को ये दिया है। 4 कैटेगरी में ये दिया जाता है और वो जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कुल 24 वैज्ञानिकों को मिला है ये। ठीक है, कुल 24 वैज्ञानिकों को मिला, 24 वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार होता है उसको कहते हैं विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न जो पुरस्कार मिला है वो एक प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम है जयंत विष्णु, जयंत विष्णु नार्लीकर। ठीक है, तो नार्लीकर साहब हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, उन्हें ये मिला है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन में उनका नाम बड़ा किताबों में पढ़ा करते थे। तो लिख लो इसमें ये कौन सा है जनाब, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न किन्हें मिला, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न देख के लिखना। ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर, विष्णु नार्लीकर। ठीक, ये जयंत विष्णु नार्लीकर जो अपना IUCAA है ना, ये जो IUCAA ये पुणे में है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये साइंस से रिलेटेड, उसके संस्थापक रहे हैं ये, पुणे के संस्थापक। ठीक, उसके संस्थापक थे जयंत विष्णु नार्लीकर, IUCAA पुणे के संस्थापक थे। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार इन्हें मिल गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक विज्ञान टीम पुरस्कार भी मिलता है जो एक टीम को दिया जाता है। इस बार जो टीम थी वो अरोमा मिशन, टीम अरोमा नाम है, देखो टीम अरोमा मिशन नाम है उस टीम का। इस टीम को ये पुरस्कार मिला है, टीम अरोमा मिशन टीम को। ठीक है, तो ये वाली बात भी लिख लो, विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार किन्हें मिला है, टीम अरोमा मिशन, टीम अरोमा मिशन को। ठीक है, टीम अरोमा मिशन को विज्ञान टीम का पुरस्कार दिया गया, टीम को मिलता है ये जो टीम अरोमा मिशन है दोस्तों, ये एक तरह से CSIR जो चलता है दिल्ली में, एक संस्था है, उसके तहत काम करती है। ये क्या करती है, ये जो टीम है वो करती क्या है, तो कुल मिला के ये जो हम लोग फसल वगैरह बोते हैं जो उसकी उपज होती है, तो इस तरीके से ये काम करती है कि जो भी फसल बोई जा रही है उसकी जो उपज हो वो ज़्यादा हो, उसके लिए ये काम करती है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपज हो सके। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप चाहो तो साइड में लिख लो, CSIR, और साइड में लिख सकते हो उच्च, जैसे मान लो डेप्थ में आ जाए इसलिए लिख सकते हो उच्च उपज वाली फसल के लिए कार्य, फसल के लिए कार्यरत, के लिए कार्यरत। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ये टीम अरोमा मिशन है क्या। CSIR की ये टीम है, हाई जो प्रोडक्शन अच्छा हो सके, किसान वगैरह लोगों को फ़ायदा हो सके, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें मिल गया, विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है जनाब, अब दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे पुरस्कार बंटते रहते हैं, कुल मिला के ये 24 लोगों को मिला है, जिसमें विज्ञान रत्न जयंत विष्णु जी को और विज्ञान टीम अरोमा को है। बाकी आपका जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो कितने कौन से मिले, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 24 थे। तो और बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, याद नहीं कर पाओगे, ये 2 ही याद कर पाओगे। हर एक कैटेगरी में कई सारे लोगों को मिलता है, मैन बता दिए। ठीक है जनाब, अगला देखो दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है साहब छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रहा है, जनजातियों के लिए जो खेल हो रहे हैं स्पेशली ट्राइबल गेम्स, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, तो लिख लो ये वाली बात, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक, ट्राइबल है ये, ट्राइबल गेम्स कहाँ हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है जनाब, छत्तीसगढ़ में ये ट्राइबल इंडिया गेम्स हो रहे हैं। ऐसा ये आपने समझ लिया, ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनजातियों को लेकर ट्राइबल्स कम्युनिटी आपस में खेल खेलेंगी। छत्तीसगढ़ में हो रहा है ये खेल, और इसका एक शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया है। शुभंकर आप समझते होंगे, एक चिन्ह टाइप का होता है, प्रतीक चिन्ह, और इसका शुभंकर का नाम है मोरवीर।
मोर वीर। ठीक है, तो ये वाली बात भी साथ में लिख लो। शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका मोर वीर, मोर वीर। ठीक, ये छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। शुभंकर इनका मोर वीर है। ओके, आगे देखते हैं अगली न्यूज़ दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है ओमान। आपने जो देश सुना है वहाँ से। ओमान में एक बहुत तूफानी चीज़ हुई है। क्या हुई है? जैसे अपने पास जो रुपए वगैरह चलते हैं, जैसे 100 का नोट है, 500 का नोट है, ये सारे नोट कागज़ के होते हैं। तो ओमान में ऐसी पहली बार हुआ जब कागज़ के नोट इस्तेमाल नहीं हो रहे, प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब पॉलीमर से बना हुआ एक नोट है, और ऐसा पहली बार ही किसी कंट्री में हो रहा है कि पॉलीमर से नोट बन गया। तो ये ओमान में बना है। ठीक है, तो लिखो पहला पॉलीमर नोट, पॉलीमर नोट। ठीक है, किसने जारी किया है? ओमान में। ओमान में, ओमान में गलत लिख गया जनाब। ओमान, ओमान में शुरू। ठीक है, पहला पॉलीमर पॉलीमर नोट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ओमान में। पॉलीमर जैसे अपन लोग का 500 का जो नोट है वो कागज़ का होता है, वैसे ही है यहाँ पे भी कागज़ के ही नोट वगैरह चलते थे, लेकिन अब ये पॉलीमर का नोट भी लॉन्च हो गया। अगली न्यूज़, आपने स्मृति मंदाना का नाम सुना होगा। स्मृति मंदाना ऐसी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 2020 में 4000 रन बना दिए। ऐसी पहली महिला हैं एशिया की, इंडिया की तो है ही हैं, एशिया की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 2020 में 4000 रन बनाए। ठीक है, तो लिखो हेडिंग डालो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना कौन है? ये भारतीय महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अभी कुछ दिनों पहले इनकी शादी को लेके एक बड़ा लफड़ा हुआ था। मैंने भी वीडियो बनाया था कि नज़र लगती है, आपने देखा ही होगा। इनकी शादी होने वाली थी, बाद में फिर पता नहीं क्या केस हुआ, चीटिंग हुई, जो भी हो। फिलहाल इनने अपनी शादी से पहले खूब धमाके मचाए, खूब सोशल मीडिया पे अपने अपने कपल की फ़ोटो डाली। और ये बात तो सच है कि नज़र पर लगती है, मानो चाहे मत मानो। स्मृति मंदाना हो, चाहे संभव जैन हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, अगर आप अपने प्यार को सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा दिखा रहे हो तो बेटा लगने हैं तुम्हारे प्यार के, मान के चलना कोई ना कोई तकलीफ़ तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री मार देगी। ये दुनिया इतनी हरामी है कि इसे आपका प्यार, आपकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होगी। लोग मंत्र फूंक देंगे भाई साहब, और आपको प्यार को, आपकी खुशियों को नज़र लग जाएगी। स्मृति मंदाना के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा दुनिया के हर शख्स के साथ होता है। इसलिए अपने प्यार को, अपनी खुशियों को प्राइवेट रखो। आपको क्या लगता है? मैं नहीं घूमता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ। ठीक है, खूब ज़िंदगी एंजॉय करता हूँ भगवान की कृपा से, लेकिन मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं डालता। बहुत रेयर केस में एक आध वीडियो डाल दी हंसते मुस्कुराते, नहीं। ना मैं कभी व्हाट्सअप स्टेटस लगाऊं। जो लोग, मेरा नंबर जिन लोगों पे है उन्हें मेरे व्हाट्सअप स्टेटस भी दिखेंगे नहीं, बहुत कम लगाता हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में घूमता नहीं हूँ या अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहता। ये बात मैं आपको भी समझा रहा हूँ, प्राइवेट रखना अपनी खुशियाँ। घूमो फिरो, मौज करो, ज़रूरी दुनिया को दिखाना फालतू में। ठीक है, तो स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ये 4000 रन बनाने वाली, 4000 2020 में, मतलब ठीक है, 4000 T20 रन, T20 इंटरनेशनल, यार गलत लिख गया ना, ऐसे लिखना चाहिए था। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली है ना, ऐसे होना चाहिए। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई क्रिकेटर, वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर, एशियाई महिला क्रिकेटर। ठीक है साहब, पहली एशियाई महिला क्रिकेटर है, इंडिया की तो है ही। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से रिलेटेड है। वकील साहब का नाम है शुभम, शुभम अवस्थी। इन्होंने एक बहुत शानदार अवार्ड जीता है, 40 अंडर 40 लॉयल। ठीक है, एक अवार्ड होता है ये 40 अंडर 40 लॉयर। तो ये बात लिख लो, देख के लिखना। ठीक है, 40 अंडर, यार अंडर तो हिंदी में ही लिख दूँ है ना, 40 अंडर 40 लॉयर, लॉयर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड मिला है इस साल का। जो अवार्ड मिला है वो मिला है शुभम अवस्थी को, शुभम अवस्थी को। ठीक है, शुभम अवस्थी को मिला।
यानी 40 अंडर 40 लॉयर जो अवार्ड मिला है वो शुभम अवस्थी को मिला है। शुभम अवस्थी सुप्रीम कोर्ट के बहुत मशहूर वकील साहब हैं। तो ये वाली बात भी आपने लिख ली, ठीक है। 2025 का ये अवार्ड है। अगली न्यूज़ दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया खोजी गई है हाल ही में। पत्थर से बनी हुई वो भूल भुलैया है। महाराष्ट्र में ये खोजी गई है, सोलापुर में। सोलापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। वहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई भूल भुलैया मिली है साहब। तो लिख लो, भारत की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित भूल भुलैया। पत्थर निर्मित भूल भुलैया, भूल भुलैया, ठीक है। कहाँ पर है ये भूल भुलैया है दोस्तों, सोलापुर महाराष्ट्र में। सोलापुर महाराष्ट्र, ठीक है जनाब। सोलापुर महाराष्ट्र में ये आपको मिल जाएगी। बहुत शानदार भूल भुलैया है। मैंने तो इंटरनेट पे देखा, बड़ा अच्छा लगा भाई, ज़रूर जाएंगे किसी दिन। तो ये सोलापुर में जाए सो जाएंगे ससुर, है कि नहीं। पहले हम लोग कहते बचपन में ना कानपुर, तो कान पकड़ लेंगे तो कानपुर, है कि नहीं। सोलापुर तो सो जाएंगे, हैं। नागपुर मतलब नाग। ऐसे बचपन में बड़ा खेलते थे मज़े मज़े में। तो सोलापुर में सो जाओ आराम से। अगली न्यूज़ बहुत अच्छी है। एक बहुत फेमस अवार्ड है फ्रांस का। फ्रांस सरकार ये अवार्ड देती है अलग अलग लोगों को। उसका अवार्ड का नाम है शेविलियर। शेविलियर अवार्ड है ये। तो ये शेविलियर जो अवार्ड है वो इस बार मिल गया है रवि नाम है उनका, रवि दी सी, ये नाम है रवि दी सी। रवि दी सी को मिला है। मलयालम यानी केरल में जो भाषा बोली जाती है मलयालम, उस भाषा में ये अपना कुछ प्रकाशन करते हैं, इसलिए इन्हें मिला है। तो हेडिंग डाल लो, फ्रांस का शेविलियर अवार्ड। शेविलियर अवार्ड, फ्रांस का शेविलियर अवार्ड किन्हें मिला है? रवि दी सी, रवि दी सी को। और ये कौन है? मलयालम प्रकाशक। मलयालम प्रकाशक यानी मलयालम भाषा में ये अपनी किताबें, अपनी पिक्चरें, जो भी मतलब कुछ भी है वो मलयालम भाषा से रिलेटेड है। नाम है इनका रवि। फ्रांस का इन्हें शेविलियर अवार्ड अभी हाल ही में मिल गया, ठीक है। अगली न्यूज़ खतरनाक है दोस्तों, बहुत अच्छी है। मतलब आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया ने टेररिज्म यानी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। एक बहुत अच्छा डेटाबेस लॉन्च किया है हथियार वगैरह से रिलेटेड, ताकि हथियारों का पूरा एक डेटाबेस होना चाहिए। इंडिया का ये पहला ऐसा डेटाबेस है जो हथियारों से रिलेटेड है। हाल ही में ये गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये आप बहुत अच्छे, इसका नाम भी दिया है लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर डेटाबेस। मैं लिखवाऊंगा अभी, आप देख के लिखो, ठीक है। भारत द्वारा आतंकवाद रोकने के लिए पहला हथियार डेटाबेस, ठीक है। अब इसका नाम देखो, नाम देख के लिखना। नाम है इसका लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड, ये नाम है इसका, लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड डेटाबेस। वो फायर आर्म डेटाबेस, ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर्ड आर्म डेटाबेस, ये तो इसका नाम है। लॉन्च किसने किया है? होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हो गया ये, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इसका मैनेजमेंट कौन करेगा। ये जो पूरा डेटाबेस बनाया है, इसको कोई मैनेज करेगा ना, इसको डेवलप भी करेगा, मैनेज भी करेगा। डेवलप तो हो ही गया, मैनेज कौन करेगा? तो NIA करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, ठीक है। तो लिखो, विकास व प्रबंधन किसके द्वारा है? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। यानी विकास भी NIA के माध्यम से, प्रबंधन भी NIA के माध्यम से।
क्या है ये? आतंकवाद रोकने के लिए पहला हथियार डेटाबेस है। क्या नाम है? लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस। किसने लॉन्च किया? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी अमित शाह जी ने इसको लॉन्च कर दिया। अगली न्यूज़ दोस्तों इस तरीके से, जो भारत का अपना संविधान है ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और भी कई भाषाओं में लिख दिया है अब तो हाल ही में संथाली भाषा जो चलती है, झारखंड में चलती है ये भाषा, संथाली भाषा में एक इसकी लिपि तैयार की गई है संविधान की। 25 दिसंबर 2025 को ये राष्ट्रपति मैडम ने इसको लॉन्च किया था, एक तरीके से इसको जारी किया था। और जो लिपि है, जो संताली भाषा में जो लिपि जो बनाई गई है उसको उसको कहा जाता है ओल चिकी। ओल चिकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये वाली बात लिखो। हेडिंग डाल लो जनाब, संथाली भाषा में, बस ऐसे लिख लो संथाली भाषा। हेडिंग डाल लो संथाली भाषा, इसी में लिख लो 25 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2025 को संविधान की नहीं, वो संविधान संथाली भाषा में, ऐसे लिखो संविधान संथाली भाषा में जारी किया, ठीक है। ये पूरी कॉपी बनाइए एक तरीके से, एक जो संथाली भाषा में ये संविधान की कॉपी है, एक तरीके से प्रतिलिपि है ये संथाली भाषा की। झारखंड में ये भाषा बोली जाती है, सभी जानते ही हैं। और इसकी जो लिपि है उसको नाम दिया गया है ओल चिकी। लिपि क्या है? ओल चिकी, ओल चिकी, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई है। डेट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हो गई है ये। अगली न्यूज़ दोस्तों, हाल ही में चाइना ने दुनिया के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है। एक्सप्रेसवे पर सुरंग बनाई है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ये, लगभग 22 किलोमीटर की है, 22.13 किलोमीटर की। तो ये बना दी। ये इसको कहते हैं त्यानशान शेंगली। अभी लिखवाऊंगा मैं, तो अब पहले हेडिंग डाल लो, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, ठीक है, चाइना ने बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी न्यूज़ें आ जाती हैं लगातार। तो देखो किसने बनाई है? चाइना में, ठीक है। चीन में अब देखो चीन में बनी है ये, तो ऐसे लिख लो चीन में बनी। अब इसका नाम क्या है? नाम देखो, नाम देख के लिखना, देख के लिखना। इसका जो नाम है त्यानशान, अरे पहले मैं ही लिख लूँ ठीक से, तियान शान, ठीक है, देख के लिखना, त्यानशान शेंगली सुरंग, ठीक है। त्यानशान शेंगली सुरंग लगभग 22.13 किलोमीटर की है ये, ओके। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, 22.13 किलोमीटर की है, चाइना में ये बनी है। और चाइना में भी एक जगह है शिनजियांग, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो शिनजियांग एक प्रांत पड़ता है वहाँ पर, शिनजियांग प्रांत में ये चाइना में बनी हुई है। बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि इंडिया सब ने इसका बड़ा अपोजिशन किया था, मतलब कुछ डिस्प्यूट रहे होंगे, बड़ा इन अखबारों में आई थी। तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनी है चाइना में, शिनजियांग प्रांत में। नाम है इसका त्यानशान शेंगली सुरंग, 22 किलोमीटर की ये लगभग सुरंग है। अगली न्यूज़ दोस्तों हीरे से रिलेटेड है, डायमंड से रिलेटेड। देखो जितना भी जो हीरा वीरा होता है ना, इन सब के व्यापार को और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको कहते हैं किम्बरले प्रक्रिया। संगठन का नाम है ये किम्बरले प्रक्रिया। इसकी जो अध्यक्षता सौंपी गई है वो इस बार भारत को सौंपी गई है। हाल ही में ये निर्णय आया है कि भारत जो है वो 1 जनवरी 2026 से इसकी अध्यक्षता करेगा, और ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब इसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान करेगा। तो बहुत अच्छी खबर है। तो डाल लो ये न्यूज़, हेडिंग डाल लो किम्बरले प्रक्रिया, ठीक है, किम्बरले प्रक्रिया, ओके। तो लिख लो ये वाली बात, 1 जनवरी 2026 से भारत इसका अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। और ये तीसरी बार है, तो ब्रैकेट में लिख लो तीसरी बार,
कहीं ऐसा ना स्टेटमेंट आ जाए कि भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार करेगा, तो पहली बार नहीं करेगा भैया, तीसरी बार करेगा। किम्बरले प्रक्रिया हीरे से रिलेटेड है। ये जितने भी हीरे को कंट्रोल करना, हीरे व्यापार वगैरह को कंट्रोल करने के लिए होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी न्यूज़ में था तो बता दिया। ये जो किम्बरले प्रक्रिया है दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बदलता रहता है। जहाँ इसका मन कर गया वहीं, जैसे भारत में अध्यक्षता हो रही है तो सब लोग आके दिल्ली में बैठ जाएंगे, कहीं और होती तो मतलब इसका कोई ऐसा हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे 1 जनवरी 2003 से शुरू किया गया था। बस कि इतना ही आपको जानना है। तो यही वाली बात आप लिख लो किम्बरले प्रक्रिया में, कि इसे यूएनओ द्वारा 1 जनवरी 2003 से शुरू किया गया, 2003 से लागू किया गया, शुरू किया गया, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो किम्बरले प्रक्रिया हीरे से संबंधित है, तो इतना और रोक लो। साथ में हीरा व्यापार से संबंधित, जिससे कि थोड़ा सा आपको डेप्थ में भी याद रहे कि ये क्या था। हीरा व्यापार से ये संबंधित है। ओके, तो ये वाली आपने बात समझ ली। किम्बरले प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, तीसरी बार करेगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लागू किया था 2003 से, और हीरा व्यापार को कंट्रोल करने के लिए किम्बरले प्रोसेस चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ दोस्तों है पीवी सिंधु से रिलेटेड। पीवी सिंधु का नाम सुना होगा, बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, बहुत फेमस। हाल ही में इन्हें एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एथलीट आयोग का, वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ है जो, विश्व बैडमिंटन महासंघ, एथलीट आयोग का इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है पीवी सिंधु को। 2026 से लेके 2029 तक ये अध्यक्ष रहेंगी। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लो। विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग की अध्यक्ष, एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? पीवी सिंधु। ठीक है, तो लिख लो साथ में, पीवी सिंधु बनी। ठीक है, और 2026 से 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 2026 से लेके 2029 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। पीवी सिंधु बन गई एथलीट आयोग की अध्यक्षा। एक मज़ा आ गया। अब देखो अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आ रही है उड़ीसा से। जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स नहीं होते, तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो गए, यानी सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर, ऐसे ही उड़ीसा में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला को वहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अन्नू नाम है उनका, अन्नू गर्ग। ठीक है, तो डाल लो हेडिंग, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव। पहली गलत लिख गया, पहली बार मोहब्बत की है। गाना सुना है कि नहीं? पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूँ। तो उड़ीसा में पहली बार लड़की बनी है मुख्य सचिव। मुबारक हो साहब, लड़कियों के चेहरे पर खुशी आ गई, बहुत देर से नहीं आई थी है कि नहीं? तो उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव अन्नू तुम बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुप्रिया तो ये अन्नू गर्ग नाम है इनका, अन्नू गर्ग। ठीक, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अन्नू गर्ग। अगली न्यूज़ है दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो बच्चों को मिलता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वो अभी बांटे गए हैं। कुल मिलाकर ये 20 बच्चों को दिया गया है इस बार। 18 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं, 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, उनको ये मिलता है। तो वैसे तो 20 बच्चों को मिला है, तो वो तो आपको याद नहीं करना, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे इसमें शामिल हैं, तो इसलिए बस उन 2 बच्चों का नाम याद कर लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मिलता है, और इस बार 20 लोगों को ये मिला है। ठीक है, तो 20 बच्चों को मिला,
20 बच्चों को मिला। ठीक है, यूपी से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से देख लो। यूपी से एक है लड़का अजय राज, अजय राज, और एक है मैडम है जिनका नाम है पूजा पाल, पूजा ही लिख लेते हैं, पूजा पाल कुछ भी लिख लो। तो जो पूजा है इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो पूजा को दोस्तों मिला है जो ये पुरस्कार वो मिला है इनोवेशन वगैरह के, मतलब पर्यावरण इन सब के क्षेत्र में। तो पूजा को मिला है पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक। और अजय को मिला है साहस के क्षेत्र में, ठीक, साहस के क्षेत्र में। ओके। और ये जो अजय हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, पूजा कहाँ की रहने वाली हैं? तो अजय इतना वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अजय हमारे यहाँ के ही हैं, आगरा के। अजय जो है आगरा के ही रहने वाले हैं। और जो पूजा है ये बाराबंकी की रहने वाली हैं, बाराबंकी की। तो ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में लिखवा दिया बाई चांस आपके काम ही आए। तो अजय जो है वो आगरा के हैं, साहस के क्षेत्र में मिला। देखो अजय कोई व्यक्ति है तो साहसी तो हो गई, साहसी लोग संभव भैया आगरा के हैं तो अजय भैया भी आगरा के हो गए। पूजा जो है मेरी दोस्त है बाराबंकी की प्यारी सी, पास से पूजा है, पास से पर्यावरण है, ये बीच में बाराबंकी लटक गया कि नहीं? तो ये आपने समझ लिया। ओके, 20 बच्चों को मिला ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। आपको ये बात बतानी है दोस्तों कि ये हर साल मैक्सिमम 25 बच्चों को दिया जा सकता है, अधिकतम 25 बच्चों को ही दिया जा सकता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ये अधिकतम 25 बच्चों को ही मिल सकता है, ठीक है, यानी एक साल में, ठीक। वो तो मैं ये वाली बात भी आपने समझ ली। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस साल 20 बच्चों को मिला, मैक्सिमम 25 बच्चों को मिल सकता है। अजय हैं वो आगरा से हैं, साहस के क्षेत्र में मिल गया। पूजा हैं वो बाराबंकी की हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में मिल गया। अगली खबर दोस्तों, अगली खबर आ रही है जो वो आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की ना पूर्व प्राइम मिनिस्टर नहीं है, खालिद जिया नाम है उनका, वो मर गई साहब। तो ये बड़ा न्यूज़ में है, तो आ भी सकता है कि ये किस देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो हेडिंग डालो छोटी सी, खालिद जिया। खालिद जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, निपट गई है, ठीक है। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया, मर गई जी वो खालिद जिया नहीं जी पाई तो हम क्या जिएंगे। जा रही हो खालिद, जीते जीते जा रही हो और हमें मार के, कोई नहीं है, दिल जुड़े बिना ही छूट गए, हक मिले बिना ही टूट गए हैं, छन से जो टूटे कोई सपना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, खालिद जाओ 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 जा, मिस यू खालिद, आई मिस यू कोई नहीं खालिद, जी लेंगे तुम्हारे बिना तो खालिद जिया तो बेटा चली गई। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में जो भांग होती है, भांग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है साहब। देख रहा है विनोद, है नशेदी चढ़ गई, ओए कुड़ी नशेदी चढ़ गई। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल भांग है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसको कहते हैं ग्रीन टू गोल्ड, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, ग्रीन टू गोल्ड पहल, ग्रीन टू गोल्ड पहल, ठीक है। ये ग्रीन टू गोल्ड पहल क्या है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है जनाब। किस लिए शुरू की गई है? औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया, औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहल शुरू की गई है? ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है। ओके। अभी हाल ही में दोस्तों एक अगली न्यूज़ है, मतलब एक अभी हाल ही में डीआरडीओ जो है अपना, उसने एक रॉकेट टाइप का लॉन्च किया है जिसको हम लोग पहले पिनाका भी कहते थे, पिनाका मिसाइल टाइप की वो लॉन्च की है और उसका नाम रखा है LRGR 120। तो ये लॉन्च हुआ है हाल ही में।
उड़ीसा में ये लॉन्चिंग हुई है, तो बड़ा न्यूज़ में थी, ये भी लिख लो जनाब। लिखो LRGR 120, ब्रैकेट में लिख लो पिनाका। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो ये क्या है साहब, इसको समझ लो। लंबी दूरी की, मतलब इस तरीके से लिख लो आप, ये लंबी दूरी के लिए होता है ना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें आक्रमण करना है, तो ये होता है साहब। ठीक है, तो लिखो लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए निर्देशित रॉकेट। ठीक है, ओके। और लगभग लगभग कह रहा हूँ, ये डीआरडीओ ने लॉन्च की है, डीआरडीओ 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 द्वारा चांदीपुर उड़ीसा में, उड़ीसा में इसको किया गया, पर इसका लॉन्चिंग की गई है, परीक्षण किया गया है उड़ीसा में, परीक्षण। ठीक है, इसका जो ट्रायल किया गया है वो कहाँ किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा में। किसने किया है, डीआरडीओ ने। लंबी दूरी की है, क्या नाम है, LRGR 120। ओके, रॉकेट टाइप का है ये पूरा, ये भी आपने समझ लिया, LRGR। अगली दोस्तों न्यूज़ है, वो है ईगल स्ट्राइक। ईगल स्ट्राइक, ईगल स्ट्राइक क्या है, ये चाइना के द्वारा, चाइना है ना अपना, चाइना, चाइना के द्वारा ये विकसित एक मिसाइल है जो एंटी शिप है। एंटी शिप मिसाइल मतलब जहाज़ को उड़ा देगी, ये पानी का जो जहाज़ होता है उसको उड़ा देगी। नाम रखा गया है इसका ईगल स्ट्राइक। तो ये भी हेडिंग डाल लो, ईगल स्ट्राइक। मिसाइल है ये, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी। ठीक है, तो ये बात लिखो, चीन द्वारा, चीन द्वारा विकसित, चीन द्वारा विकसित हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है, वो भारत में एक एआई इंस्टीट्यूट बन गया, भारतीय एआई अनुसंधान संगठन। ये गुजरात में बनाया जा रहा है, गांधीनगर में, जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे, गिफ्ट सिटी वहाँ पर ये बनना है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये वाली हेडिंग डाल लो, भारतीय एआई, एआई अनुसंधान संगठन, अनुसंधान संगठन का निर्माण। ठीक है, का निर्माण कहाँ बन रही है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो लिख लो ये साथ में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ बन रही है, गांधीनगर गुजरात, गिफ्ट सिटी में। अब देखो ये बनाने में कितने पैसे कौन खर्च करेगा, तो भारत सरकार करेगी खर्चा 33.33%, राज्य सरकार भी करेगी 33.33%, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी करेगी 33.33%। तीन लोगों के सहयोग से, तीन त्रिपक्षीय सहयोग के द्वारा ये गिफ्ट सिटी में गुजरात में ये एआई इंस्टीट्यूट बन रहा है। गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। अब देखते हैं और कौन कौन बनाएगा अपने यहाँ पे, तो ये वाली बात भी लिख लो। ठीक है, ओके। तो सहयोग कैसा है, वो त्रिपक्षीय है। कैसा है, त्रिपक्षीय। ठीक है, त्रिपक्षीय सहयोग है। कैसे है, जो केंद्र सरकार है उसका योगदान 33.33%। ठीक, राज्य सरकार है उसका भी 33.33%, और जो निजी कंपनियां हैं जिसको पीपीपी कहते हैं ना, पीपीपी मॉडल, तो इसका भी 33.33% ही योगदान हो रहा है, सहयोग हो रहा है। गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जहाँ पर एआई इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात भी लिखो, गुजरात ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। ठीक, यानी एआई इंस्टीट्यूट बनाने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है जहाँ पर ये एआई इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। ओके, अगली न्यूज़। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो गिनी से है। गिनी एक देश है और गिनी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मम्मी डैडी नाम है उनका, मम्मी डैडी है, आपको याद हो जाएगा मतलब। तो लिखो गिनी के नए राष्ट्रपति, गिनी के नए राष्ट्रपति, गिनी के नए राष्ट्रपति। मम्मी डैडी का मतलब मैं लिखवा रहा हूँ, नाम आपको याद हो जाएगा। देखो, मामा डी,
मामा डी, तो मामा मतलब मम्मी से हो गए। और डोम्बिया, डोम्बिया, ये गलत लिख गया, डोम्बिया, तो ये इनका नाम है मम्मी डैडी। माँ से मम्मी, डी से डैडी। और ये मम्मी डैडी गाना गा रहे हैं बच्चों को हंसाने के लिए। तो गिनी के जो नए राष्ट्रपति हैं वो मम्मी डैडी हैं। बस ऐसे आपको कुल मिला के गोला भर जाएगा, मम्मी डैडी, मम्मी डैडी, माँ डा, ममाडी डोम्बिया। अब दोस्तों देखो, गिनी तो सुर्खियों में आ गया, तो गिनी की राजधानी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे काम है। तो ब्रैकेट में लिख लो राजधानी, गिनी की राजधानी, राजधानी है कोनाक्री, कोनाक्री, ये इसकी राजधानी है गिनी की। गिनी की राजधानी है कोनाक्री। ओके, क्या है? कोनाक्री। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है गोवा से। अब चलो थोड़ी सी ठंडक पड़े, गोवा हुआ जाने की बात हो रही है। तो गोवा में घूमने जाओगे तो अभी तक गोवा में आपको दो ज़िले मिलते थे, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। अब ये तीसरा ज़िला गोवा में बना दिया गया है और उसका नाम है कुशावती। बड़ी फेमस न्यूज़ है कि गोवा में तीसरा ज़िला बन गया। ठीक है, तो ये लिख लो, गोवा में तीसरा ज़िला, गोवा में तीसरा ज़िला। ठीक है, ओके। तो तीसरे ज़िले का नाम क्या है? तीसरा ज़िला कौन सा बना है? तीसरा ज़िला बना है, वो बना है कुशावती, कुशावती। ठीक है, पहले दो ज़िले थे, पहले दो ज़िले थे, एक का नाम था नॉर्थ गोवा यानी उत्तरी गोवा, और एक का नाम था दक्षिणी गोवा यानी साउथ गोवा, दक्षिणी गोवा। ठीक है, पहले दो ज़िले हुआ करते थे, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। द ये दक्षिणी गोवा तो समझ गए ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया द करके। बाकी कुशावती अब यहाँ पे तीसरा ज़िला बन गया है। कहाँ पर? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी कहाँ पे है? मांडवी नदी के किनारे है। ये बात आपको सबको पता ही होगी, तो है ना। तो ये वाली बात भी लिख लो यहाँ पे। गोवा के बारे में जो राजधानी है वो पणजी है। कौन सी है? पणजी, और मांडवी नदी के किनारे है। ये बात हल्की हल्की मैं थोड़ा साइड में लिखवा देता हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है असम से। देखो, सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी इस वक्त 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन असम में क्या हुआ कि 7वां वेतन आयोग अभी ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही 8वां वेतन आयोग वहाँ पर मंजूर कर दिया गया है। सैलरी वैलरी को लेके मज़ा आ गया भाई साहब। और ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर 8वां वेतन लागू हो रहा है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी हो गई है, आयोग का गठन भी हो गया है, और उसके अध्यक्ष बनाए हैं सुभाष जी, सुभाष दास उनका नाम है, जो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो असम, असम। ठीक है, असम में क्या हुआ है लिख लो, 7वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले, की समाप्ति से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन, 8वें वेतन आयोग का गठन, ठीक है, करने वाला पहला राज्य बना, पहला राज्य बना। ठीक है, और इस वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुभाष जी। तो ये भी लिख लो, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, मतलब राज्य में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, असम के। तो ठीक है, तो यहाँ अध्यक्ष ये पूरा लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ साथ में लिख लो अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है सुभाष दास, सुभाष दास। ठीक है, सुभाष दास जी इनके अध्यक्ष बन गए हैं असम के वेतन आयोग के। 8वां जो वेतन आयोग असम में लगा है उसके अध्यक्ष बन गए हैं सुभाष दास। अगली दोस्तों न्यूज़ आ रही है, उन मैडम, एक लड़की है 18 साल की, काम्या कार्तिकेयन, बहुत फेमस लड़की, 18 साल की है महज। ये दक्षिणी ध्रुव है जो अपना साउथ पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर पहुँचने वाली, वहाँ पर अपनी स्केटिंग वगैरह करने वाली ये भारत की पहली लड़की बनी है, और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की, दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की है। भारत की पहली ऐसी लड़की है जो साउथ पोल पे स्केटिंग कर रही है, धुआं मचा रही है। तो भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमारी ग्रुप में शामिल 25-25, 30-30 साल की लड़कियां हैं जो ज़िंदगी में
सिर्फ मटर छील रही हैं और कुछ कर नहीं रही हैं। वो 18 वर्ष की देखो तुम काम्या कार्तिकेयन को कि वो साउथ पोल पे आनंद ले रही है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बोल दिया तो लड़कों को भी बोल रहा हूँ। लड़के भी अपनी ज़िंदगी में जो मतलब स्टूडेंट जो जोन है वो अपनी ज़िंदगी में सोचता बहुत ज़्यादा है। ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ क्या, करता घंटा भी कुछ नहीं है। ये सत्य है, बुरा लग जाएगा लोगों को। सोचने वाले स्टूडेंटों की संख्या 99% है। पूरे दिन बैठ के से सोचते रहेंगे, ये पढ़ ले रहा हूँ, वो पढ़ ले रहा हूँ, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है और है ना, काम कुछ होता नहीं है। घंटा 2 घंटा पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो सिर्फ ऐसा ही चल रहा है। अगर ठीक से आपने काम किया होता तो अब तक आपकी नौकरी लग गई होती। बुरा लग जाएगा लोगों को और बुरा लगना चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो इस फील्ड में आए, उन्होंने 1 साल मेहनत करी और 1 साल में वो अपना वो सिलेक्शन लेके चले गए। कुछ लोग जिन्हें 2 4 साल 10 साल हो गई, उन्होंने सोचा विचारी ज़्यादा करी, प्रैक्टिकली कम काम किया, इस वजह से वो लटके हुए हैं और लटके रहेंगे वो, अगर उन्होंने अपने आप में पॉजिटिव चेंज नहीं लाया तो। ठीक है, खैर अपन को तो काम्या से मतलब है। यहाँ पे देखते हैं काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन 18 साल की लड़की जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई। दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की है और भारत की पहली लड़की है ये। तो लिख लो बात, 18 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही, है ना, पर्वतारोही कहते हैं ना ऐसी लड़कियों को। मतलब लड़कियां क्या, लड़के लड़की कोई भी हो, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर स्केटिंग नहीं करते ना, स्कीइंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्कीइंग। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला, दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला। ठीक है, भारत की पहली है, तो ब्रैकेट में लिख लो भारत की पहली। दुनिया की दूसरी है, भारत की पहली है। ओके, दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंच गई थी। क्या नाम है इनका, काम्या कार्तिकेयन। क्या उम्र है, 18 साल की है। ओके, अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है महिला हॉकी वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है, चाइना में हुआ था, चाइना ही जीत गया, इंडिया इसमें हार गया चाइना से। तो ये न्यूज़ है साहब, बस लिख लो महिला हॉकी विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप कह रहा हूँ दोस्तों, एशिया कप, सॉरी, एशिया कप, महिला हॉकी एशिया कप 2025। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये न्यूज़ बताई है। तो ये चाइना में हुआ, चीन में आयोजन। ठीक है, चीन ने भारत को हराकर जीता। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा दिसंबर आज स्वाहा हुआ पूरा। फाइनली करंट अफेयर्स का जो दिसंबर का महीना है वो आपको पूरा कंप्लीट हमने करके दे दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए कि जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। दिसंबर की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हुई। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विजय दिवस का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शुक्रिया।